न तेरा होता, मानव कैसे बिहड़पत में जीवन घनीवत। शायद हमें लगता है कि ये पंक्तियां आज बिल्कुल समीचीन है इन परिस्थितियों में, जब चारों तरफ एक घोर अंधेरा छाया हुआ है। होते हैं जो अंधेरों को चीर के उसमें अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो मार्ग बनाने में सफल होते हैं वो इतिहास की आईने जिस तरह से एक ऐसा वातावरण निर्माण करने में सफल रहता है तो शायद दुनिया आगे तक ही मास्क जरा हटा दीजिए, लगता है कि आवाज उसके चलते ये हो रही है। मास्क हटा दीजिए। बिल्कुल हटा दे। ये प्रोटोकॉल के तहत लगाया था सांकेतिक रूप से। आवाज अभी आवाज मिल रही है मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों में जो समाज के लिए लड़ते हैं, गढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, समय उनको याद रखता है। शिक्षकों का, बिहार के शिक्षकों का मैं नहीं कहूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि देश के शिक्षकों का एक ऐसा मन जो इस प्रदेश के बच्चों को मार्गदर्शन तो दे ही रहा है, शिक्षकों के लिए भी एक ऐसा मंच तैयार कर रहा है जो उनके कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। और आज इसी कड़ी में हम आपको उस शख्सियत के साथ रूबरू कराना चाहेंगे जो न किसी तारीफ की मोहताज है और न किसी तारीफ की। सच कहूँ तो मैंने शिक्षा शास्त्र के उनकी उंगलियों को पकड़ते थे। बिहारी नहीं, लेकिन उनकी रगरग में बिहार को गढ़ ने भाषाई दृष्टिकोण से सुमन सर आवाज नहीं आ रही है। टेक्निकल इशू है। सुमन जी अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, कैमरा ऑफ कर लीजिए तब दिक्कत नहीं है। अब आपकी आवाज आ रही है? आवाज मिल रही है मेरी? बाकी लोगों के यहाँ तो प्लीज आवाज कर ले। हाँ माइक म्यूट कर। पीछे से भी आवाज डिस्टर्ब कर रहा है। आगे बढ़े। मदन जी अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। जी जी शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग जन्म से बिहारी होते हैं, कुछ लोग कर्म से बिहारी होते हैं। और आज जिस शख्सियत को मैं आपके साथ रूबरू करने जा रहा हूँ, भले ही वो जन्म बिहारी नहीं, लेकिन उनके रग-रग में बिहार बसा है। वो बच्चों की नींद सोती हैं और बच्चों की नींद जागती है। एक शिक्षा शास्त्री तो वो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर इस मानवता को लेकर के भी एक बड़ी आग जल रही है, एक रोशनी है। और वह पावन चिंतन धारा के रूप में वैश्विक रूप से वो इस जगत को आलोकित करने में, दुख को कम करने में अहर्निश लगी हुई। सच पूछिए तो एक कथानक की चर्चा किए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता।
कि 11 बजे रात को उस शख्सियत का फोन आता है कि सुमन जी, फलाने आदमी के लिए बिहार में तत्काल 1 यूनिट ब्लड की जरूरत है। आप अंदाजा लगा सकते हैं वो शख्सियत सिर्फ एक शिक्षक नहीं, एक प्राध्यापक नहीं है, एनसीईआरटी का एक फैकल्टी नहीं है, उसके अंदर एक आत्मा जो इंसान के लिए तड़पता है और इंसान के लिए जीने मरने की शपथ लेता है। तो मैं अभी पर्दे से पर्दा हटाने जा रहा हूँ, मैं आपसे मिलाने जा रहा हूँ उस अजीम शख्सियत को, उस मकबूल शख्सियत को, उषा शर्मा जी। मैं पूरे बिहार की तरफ से आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैंने तो आपको अपना गुरु मान ही लिया है। हम तो यही समझते हैं कि मैंने जो कुछ इन 10-11 वर्षों में सीखा है उसमें कहीं न कहीं आप थी। और यदि बिहार में कहूँ तो मोइन साहब का नाम लिए बगैर ये चर्चा अधूरी रहेगी कि उन्होंने जो एक टीम गढ़ा था जिसका अक्स हम सभी में दिखता है। तो जब जब बिहार की बात आती है इस मामले में एक टीम को गढ़ने में, तो मोइन सर भी उस चर्चा के लिए अपरिहार्य है और आप तो है। तो मैं अब बहुत समय नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि सुनने वालों की भी एक लंबी कतार इसमें दिखलाई पड़ रही है। अंकिता दिखलाई पड़ रही है मुस्कुराते हुए। तो मैं अब बाधा नहीं बनना चाहता हूँ और चूंकि मैं भी अपने लोग को संवरण नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि जब आप बोलती हैं तो मैं भी मुग्ध होकर के सुनता हूँ। एक बार फिर ये मौका हमारे पास आया है, मैं सुनूंगा, लेकिन दिनकर जी की उन पंक्तियों को आपको समर्पित करते हुए आगे बढ़ूंगा कि सुनू क्या सिंधु मैं गर्जूं तुम्हारा स्वयं जो दिखाऊंगा। इन चंद पंक्तियों को समर्पित करते थे ये माइक आपके हवाले करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार सुमन जी, स्वागत है। बहुत बहुत आभार। सुमन जी ने जो कुछ कहा है, पता नहीं मैं उसके लिए उस सम्मान के योग्य तो नहीं हूँ, अपने आप को महसूस करती हूँ, लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि बिहार मेरी नजर में बहता है। बिहार क्या, पूरा हिंदुस्तान मेरी नजर में। आप किसी भी कोने में रहिए उससे चुनाव रहता है। बस एक छोटा सा आग्रह रहेगा, जो भी होस्ट है इस प्रोग्राम के, शंकर साहा जी का नाम मैं देख रही हूँ, मेरे माइक के अलावा बाकी सबको म्यूट कर सकते, वरना ये डिस्टर्बेंस बहुत रहेगी। गुड्डी जी प्लीज सबके माइक को म्यूट कर दीजिए प्लीज। गुड्डी जी होस्ट सबकी सबको चुप करा सकते हैं होस्ट, मुझे छोड़ दीजिएगा। तो फिलहाल म्यूट गुड्डी जी सबके माइक को ऑफ कर दीजिए। अनिता जी क्या आ रहा है बहुत आवाज। गुड्डी जी जी तो मैं MK05 स्टूडियो भी है कोई हमारे बीच में, उनका भी माइक ऑन है। जिनका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर ले प्लीज। अनिता जी MK05 अनिता जी का माइक ऑफ करवाना, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए सुमन जी या फिर मनोज जी कि कितना समय रहेगा बातचीत के लिए। मैम आप जितना आप अपनी सुविधा से जितना समय लेना चाहें, सारे लोग आपको सुनने के लिए इच्छुक हैं। ठीक है। और कम से कम 1 घंटा तो हम लोग साथ ही हैं, उसके अलावा भी जितनी आपकी आवश्यकता हो कोई दिक्कत नहीं है प्लीज। ठीक है, तो अभी 7:15 हो चुके हैं। कुछ कह रहे हैं सुमन जी आप? जी मैम ये कह रहा था कि समय के चक्कर में कभी कभी चीजें जब अपने मुकाम पर पहुंचने को होती है तो थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है। ठीक है। तो हम तो बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे कि काफी अरसे बाद हम लोगों को ये मौका मिल रहा है आपको सुनने के लिए, तो फिर आप गंगा की तरह कल छल छल बहिए
और हम लोगों को बहुत बहुत आभार, और उनको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं अपनी बातचीत के बाद सवाल जवाब के हिस्से भी रखूंगी, तो ताकि आपके कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप एक रिक्वेस्ट और है, जिसका भी माइक ऑन है वो स्विच ऑफ कर लीजिए। नितेश सिंह जी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरी जो बातचीत है वो हिंदी भाषा शिक्षण के इर्द गिर्द है, और हिंदी भाषा शिक्षण के भी अपने कुछ आयाम हैं, कुछ उसकी डायमेंशंस है, विस्तार भी है और गहनता भी है। तो हम जितना हम वर्टिकली चलते हैं उतना हम हॉरिजॉन्टली भी चलते हैं, तो इसका विस्तार, उसका आयाम, उसका क्षितिज बहुत बड़ा है। मैं क्लासरूम के प्रोसेस के हिसाब से अपनी बातचीत को सीमित रखने की कोशिश करूंगी, और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसे जान ले, समझ ले कि दरअसल वह विषय क्या है। तो सबसे पहली बात जो हमारे सामने आती है कि जब हम भाषा की बात करते हैं तो पहला सवाल हमारे सामने आता है कि दरअसल भाषा क्या है। तो भाषा क्या है, ये सवाल सुनते ही हमारी रगों में एक परिभाषा दौड़ती है, और वो परिभाषा यही है कि भाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये परिभाषा तुरंत हमारे जहन में आती है और तुरंत हमारी जबान पे आती है और अभिव्यक्त हो जाती है। अब हम अगर इस एक परिभाषा के इर्द गिर्द देखें तो क्या सच में ऐसा है कि हम जो महसूस करते हैं, हमारा जो विचार है, क्या हम केवल उसी के इर्द गिर्द अपनी बातचीत करते हैं, अपनी भाषा को अभिव्यक्त करते हैं? तो ऐसा नहीं है। दरअसल जो वास्तविक तौर पे हमारे भाव हैं, वास्तविक तौर पे जो हमारे विचार हैं, हम हमेशा उनकी अभिव्यक्ति नहीं करते हैं, उसे छुपा लेते हैं, और उसे छुपाने का माध्यम भी भाषा ही बनती है। फर्ज कीजिए कि लॉकडाउन खुल गया है और उसके बाद सब लोग ये कहते हैं कि देखिए सिनेमा हॉल भी खुल चुका है, पार्क भी खुल चुका है, और ये इस समय सबसे बड़ा जो अत्याचार है वो बच्चों के साथ है, क्योंकि बच्चे लगभग 1 साल से खेल के मैदान में नहीं गए, बच्चे लगभग 1 साल से अपने दोस्तों से नहीं मिले हैं, दोस्तों के साथ जो बातचीत होती है, गलबैया होती है, वो गलबैया भी नहीं हुई है, दोस्तों के साथ जो हम टिफिन में एक साथ खाना शेयर करते हैं वो भी नहीं हो पाया है। तो हम बड़े जिस तरह से आपस में बात करके अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, बच्चे भी वैसे ही हैं कि बच्चे को भी अपने दोस्त चाहिए, जैसे हम बड़ों को अपने दोस्त चाहिए। तो बच्चे लॉकडाउन में हमसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, उन पर ज्यादा अत्याचार है। तो मान लीजिए कि कोरोना का काल खत्म हो गया है, और भगवान करे, ईश्वर करे बहुत जल्द समाप्त हो। तो कोरोना का काल समाप्त होता है और लगभग 1.5 साल से 2 साल से बच्चे यही कह रहे हैं कि जब ये खत्म होगा तो फिर हम पार्क में जाएंगे घूमने के लिए, और हम कुछ नहीं करेंगे, खूब खेलेंगे, फुटबॉल ले जाएंगे और आप सब लोग हमारे साथ खेलेंगे, मोबाइल पे कोई बात नहीं करेगा। तो फिलहाल ये तय हो जाता है कि संडे को हम चलेंगे, और सब लोग शनिवार की रात, किसी को नींद नहीं आती, किसी बच्चे को नींद नहीं आती है, क्योंकि अगली सुबह उन्हें पार्क में जाना है खेलने के लिए, सैर करने के लिए, और लगभग 1.5 साल बाद वो खुली हवा में सांस लेंगे। तो अब संडे का दिन भी आ जाता है, और सुबह जैसे ही हम दरवाजा बंद करने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने गांव से हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं, हमारे फूफा, हमारे बुआ, मौसा, चाचा, ये सब लोग आए हुए हैं और किसी खास उद्देश्य से आए हैं। अब किसी बड़े ने या माँ ने, पिताजी ने दरवाजा खोला, और बच्चे उनके पीछे ये कि चलो दरवाजा खोल के ताला लगाते हैं और चलते हैं। लेकिन अब जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वैसे सामने गांव से आए हुए रिश्तेदारों को देखते हैं। तो महसूस कीजिए कि उस समय किसी बड़े व्यक्ति के चेहरे पर क्या भाव होगा। क्या वो दुख का भाव है, उदासी का भाव है, निराशा का भाव है, या अनमने का भाव होगा? नहीं, चेहरे पर तो खुशी होगी, लेकिन मन में क्या भाव होगा? मन में क्या भाव हो सकता है कि बहुत मुश्किल से ये प्रोग्राम बना था, क्या इन्हें अभी आना था? या अगर बहुत हम लिहाज भी करते हैं, बहुत संवेदनशील है, तो सोचेंगे कि अब मैं बच्चे को क्या जवाब दूंगा, या बच्चों को मैं क्या जवाब दूंगी, अगर थोड़े समय बाद आ जाते तो कितना अच्छा होगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको उन अतिथि का, उन रिश्तेदारों का, उन परिवार के सदस्यों का उस समय आना आपको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वजह कोई भी हो, वो वजह वैध भी हो सकती है, वो वजह अवैध भी हो सकती है, जायज न भी हो। लेकिन कुल मिलाकर इतना तो सत्य है कि आपको उनका आना उतना
उत्साहजनक, उतना हर्ष वाला नहीं लगा। लेकिन जो मन का भाव है वो अलग है, और जो चेहरे पर भाव है, जो चेहरे से जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अलग है, और आप कहते हैं कि आइए। तो जो आप जिस तरह से बन ठन कर खड़े हैं, तो आपके रिश्तेदार ये भाप जाते हैं कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं। तो जब ऐसे लगता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप तुरंत कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही बाहर जा रहे थे, आप आइए। तो अब आपने तो उन्हें अंदर बुलाया, लेकिन बच्चे जल भूनकर फ्लाक होने वाले हैं, और वो उन्हें लगता है कि वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। तो अब आप सोचिए कि जब आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं आइए, बहुत दिनों बाद आना हुआ, थक तो नहीं गए सफर से, जल ले लीजिए, भोजन का समय है, भोजन कर लीजिए। ये जो सारे भावों की अभिव्यक्ति वो भाषा ही तो कर रही है। आइए बैठिए, बहुत समय बाद आना हुआ, ये तो अच्छी बात नहीं थी, इतने समय क्यों लगाया आपने, सब घर में ठीक है, आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई, लेकिन मन में कुछ और भाव है। तो इसलिए भाषा की परिभाषा में हमेशा नहीं होता कि भाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। वह बहुत बार हमारे भावों और विचारों को छुपाने का भी माध्यम बनती है। लेकिन सवाल उठता है कि हम आखिर ऐसा क्यों करते हैं, और ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे मन में घट रहा है हम उसे अपनी भाषा के माध्यम से सीधे सीधे व्यक्त नहीं करते हैं। तो वह संवेदनशीलता का मामला है, वह स्थितियों को साधने का मामला है। तो ये बात भी समझ में आती है कि भाषा तमाम तरह की स्थितियों को साधने का एक माध्यम बनता है। अब ये हमारी भाषाई कुशलता है कि हम किस तरह से अपने भावों को, मनोभावों को छुपा लेते हैं। यानी कि जो चेहरा है और जो भाषा है, यानी कि चेहरा और चेहरे से व्यक्त होने वाली जो भाषा है उसमें एकाकार होता है। तो फिर आप तुरंत अपने भावों को छुपाते हैं और अपनी बात को अभिव्यक्त कर देते हैं स्थितियों को साधने के लिए, कि कहीं कोई तनातनी का माहौल ना हो। जो हमारे घर में आए हैं, हमारे अपने परिवार के ही लोग हैं, ये कहीं नाराज ना हो जाएं। हम भी किसी के घर जाएंगे, कोई मुंह फुला के बैठ जाए तो अच्छा लगेगा। तो उतनी संवेदनशीलता, उतना लिहाज पाती है। अगर भाषा की परिभाषा ये भी नहीं है तो फिर भाषा क्या है? तो भाषा में अभी सुमन जी जिस तरह से बोल रहे थे, या मैं जिस तरह से बोल रही हूँ, अगर आप उस पूरी बातचीत को, उस पूरे संवाद को कुछ कोटियों में आप उसे वर्गीकृत करते चले तो समझ में आता है कि हम सुमन जी ने, मैंने, मनोज जी ने बहुत सारे वाक्य कहे हैं। तो इसका मतलब भाषा में वाक्य है, भाषा में संवाद है। फिर उन संवादों को हम एक और लेयर पे लेके जाते हैं, उसे भी हम और टुकड़े कर देते हैं, तो उसमें कुछ बहुत सारे वाक्य हैं। फिर हम वाक्यों में पे और टुकड़े करते हैं, हिज्जे करते हैं, उसके तो समझ में आता है कि उसमें कुछ शब्द हैं। शब्दों को भी और हिज्जे करते हैं तो पता चलता है कि उसकी कुछ ध्वनियां हैं। तो कुल मिलाकर भाषा ध्वनि, शब्द, वाक्य की एक अर्थपूर्ण व्यवस्था है। इसमें अर्थपूर्ण शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक ये व्यवस्था अर्थपूर्ण नहीं होगी तब तक हम कोई अर्थ संप्रेषित नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि मुझे कहना है कि बिहार के टीचर्स बहुत ही संवेदनशील हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। अब इस दोनों वाक्यों में अगर मैं शब्दों का हेर फेर कर दूं, है बुद्धिमान, बिहार, टीचर के बड़े, अब इस शब्दों का जाल जो है, ये शब्दों का जो गुच्छ है, समुच्चय है, ये वाक्य में तो होता है लेकिन ये कोई अर्थ संप्रेषित नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब है कि जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें शब्दों को एक खास क्रम से लगाना बहुत जरूरी है। अब हम शब्दों की बात करते हैं। शब्द भी तब अर्थ देता है जब उसमें ध्वनियां एक खास क्रम से संयोजित होती है, एक व्यवस्था में संयोजित होती है। मान लीजिए कि हम ये कहना चाहते हैं कि अच्छा देखो उसने कितनी गेंद लपक ली। अब लपकली में लपक 3 आवाजें हैं। अब उसने देखो कितनी तेजी से गेंद पलक ली। अब पलक में भी वही ध्वनियां हैं, प ल क, और लपक में भी वही ध्वनियां हैं, ल प क। लेकिन कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ के हिसाब से हमें लपक शब्द बोलना है, यानी कि उस शब्द में एक खास तरह का ध्वनि संयोजन है। तो ये जो व्यवस्था है, ये अर्थपूर्ण व्यवस्था में शब्द के स्तर पर भी नजर आती है। अब हम चलते हैं शब्द के स्तर पर जो उसमें ध्वनियां शामिल हैं। देखिए ध्वनियां या आवाजें कई तरह की होती हैं। खटखट है, माइक की खड़बड़ है, पंखे की आवाज है, चूड़ियों का चटकना है, पैरों की खरखर है, खर्राटों की आवाज है, कान का खुजाना है, अखबार का फटना है, बादल का फटना है, मुंह का खुजाना है। ये तमाम तरह की आवाजें हमारे आसपास रहती हैं और ये आवाजें भाषा की आवाजों से अलग है। भाषा की आवाजों को हम कहते हैं, भाषा वैज्ञानिक शब्दावली में स्वर कहते हैं, फोनीम कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो ये जो चुटकियों की आवाज है, ये भी आवाज है और ये संकेत भी है। लेकिन हम भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस भाषा की हम बात करते हैं वो
भाषा वैज्ञानिक की भाषा है और उसकी अपनी कुछ खास ध्वनियां हैं। तो ये समझ में आता है कि जब आपको कोई शब्द बनाना है या कुछ ध्वनि का इस्तेमाल करना है तो वह भाषा की आवाज होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप कहना चाहते हैं आम, ठीक है, और आम मीठे हैं और आप आम की जगह आ चुटकी आवाज का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको लगता है कि आ इसका कोई मतलब है नहीं। आम में आ और म ये दोनों तब आप एक अर्थ तक पहुंच पाएंगे। आप आ के साथ क ध्वनि लगाएंगे तो जो मीठा खाने वाला आम है उसकी बात भी नहीं पहुंचेगी। अगर आप आ आवाज के साथ प लगाएंगे तो भी आप फल की बात नहीं कर पाएंगे। फल की बात करने के लिए आपको म ध्वनि का इस्तेमाल करना होगा जो आ के बाद आएगी। तो इसलिए इन उदाहरणों से बात समझ में आती है कि दरअसल भाषा अपने आप में एक अर्थपूर्ण व्यवस्था है, यानी कि एक रूल्ड गवर्न बिहेवियर है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। और ये जो पूरी नियमबद्ध व्यवस्था है ये न केवल संवाद के स्तर पर होती है, यानी कि संवाद का मतलब है कि जब बहुत सारे वाक्य एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आते जाते हैं, ये संवाद की स्थिति है, प्रोक्ति की स्थिति है। और उसमें वाक्य है, वाक्यों में भी शब्दों का एक क्रम होता है, शब्दों में ध्वनियों का क्रम होता है और ध्वनियों का भाषिक ध्वनि होना जरूरी है। तो ध्वनि, शब्द, वाक्य की एक अर्थपूर्ण व्यवस्था को हम कहते हैं भाषा। अब हम चलते हैं इसके अगले चरण पर कि जब हमने ये तय कर लिया कि दरअसल भाषा का मतलब क्या है, तो ये जो रूल गवर्न बिहेवियर है, जिस भाषा के परिवेश में हम लोग पले बड़े होते हैं या जिस बचपन से रहते हैं, उस भाषा की ध्वनियों को या उस भाषा के व्यवहार को सीखने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। ये बहुत अजीब सी बात है कि जिस भाषा को आपने ये कोशिश नहीं की, ये जहन पे जोर नहीं डाला कि ये भाषा मुझे सीखनी है, या वह भाषा सीखना जब आपका कोई उद्देश्य रहा ही नहीं, तब आप उस भाषा को बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। ये ठीक वैसे ही है और जैसे मैं खड़ी बोली बोल पा रही हूँ और आप भोजपुरी में बात करेंगे, आप मगही में बात करेंगे, वज्जिका में बात करेंगे, अंगिका में बात करेंगे, आप मैथिली में बात करेंगे, आप बांग्ला में बात करेंगे, तो वो जो भाषा का परिवेश आपके आसपास है और जो आप बचपन से ही वो भाषा या ध्वनियाँ, तरह तरह की ध्वनियाँ आप लगातार सुनते हैं, तो धीरे 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 सहज रूप से बहुत ही नेचुरल तरीके से आप उस भाषा पर अपना अधिकार हासिल कर लेते हैं। जबकि मैं अगर उस भाषा को सीखना चाहूंगी तो वो नेचुरल प्रोसेस मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं उस परिवेश का हिस्सा नहीं हूँ। इससे क्लासरूम एप्लीकेशन ये निकलती है कि भाषा सीखने सिखाने के लिए भाषा का परिवेश होना बहुत जरूरी है, भाषा का समृद्ध परिवेश होना बहुत जरूरी है। ये जो भाषा का समृद्ध परिवेश है ये मौखिक भी होगा और लिखित भी होगा, तो मौखिक और लिखित दोनों तरह का समृद्ध परिवेश होना बहुत जरूरी है, तब हम भाषा को सहज रूप से अर्जित करते चलते हैं। तो भाषा अर्जन अलग है, ये भाषा अर्जन मातृभाषा के लिए होता है और हमारी एक से ज्यादा मातृभाषाएं हो सकती हैं। अगर आप एक ऐसे राज्य का हिस्सा हैं जहां एक नहीं बल्कि 5-5 भाषाएं एक साथ मौजूद हैं, तो आप अलग अलग उद्देश्यों के लिए, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग व्यक्तियों के साथ बात करने के लिए अलग अलग भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ब्रेन की कैपेसिटी है और हम ब्रेन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। 96% केसेस में जो लैंग्वेज है वो हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में रहती है। तो भाषा में बहुत सारी गुंजाइश होती है कि आप उसे किसी भी हद तक ले जा सकते हैं और पैरेलल व्यवस्था आप अपने ब्रेन में बना सकते हैं। ब्रेन में या मस्तिष्क में ये पैरेलल व्यवस्था जब बनती है तो कोई भी भाषा किसी दूसरी भाषा को काटती नहीं है, तो कभी नहीं काटती है। ऐसा कभी नहीं होता कि मुझे अगर मैथिली मेरी मातृभाषा है और मुझे अंग्रेजी सीखनी है या खड़ी बोली सीखनी है, तो अंग्रेजी या खड़ी बोली सीखने में मैथिली भाषा कोई अड़ंगा लगाएगी, वो कभी अड़ंगा नहीं लगाएगी। वो आपका ब्रेन उसकी पैरेलल व्यवस्था, समानांतर व्यवस्था लेकर चलता है और इसलिए आप कोड स्विचिंग कर पाते हैं। कोड स्विचिंग का मतलब होता है कि अभी आप एक भाषा में बात कर रहे हैं कि जल्दी चलिए हमें देर हो रही है, और फिर तुरंत आपने कहा जल्दी कीजिए वी आर गेटिंग लेट, तो हम अभी खड़ी बोली में बोल रहे थे और उसके बाद फिर हमने हिंदी पर, हम अंग्रेजी पर शिफ्ट हो गए, वी आर गेटिंग लेट। ये कहलाता है कोड स्विचिंग। तो कोड स्विचिंग अलग अलग संदर्भों में अलग अलग तरीके से होता है। तो इसलिए भाषा शिक्षण का जो मूल मुद्दा है वो यही है मूल मुद्दा कि भाषा जितना ज्यादा हमारे परिवेश में उपलब्ध रहेगी, समृद्ध भाषा हमारे परिवेश में उपलब्ध रहेगी, तो बच्चे उसे अनजाने में ही, अनायास ही, सहज रूप से ही, नैसर्गिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से उसे अर्जित
सकता है और ये समृद्ध भाषा परिवेश लिखित भी हो सकता है। लिखित भाषा में, भाषाई परिवेश में लिखित भाषा हमारे आसपास मौजूद है। हम बाजार जाते हैं, बाजारों पे दुकानों का नाम लिखा होता है कि चमनलाल बर्तन वाले, ठीक है, या फिर चमनलाल रंगाई वाले, या फिर चमनलाल जूते की दुकान वाले। तो किसी भी तरह की दुकानों के जो नाम है, दुकानों के जो नंबर है, उनका जो पता है, या फिर हम दुकान पे जाते तो एक रेट लिस्ट लगी होती है, या जगह जगह मास्क लगाने की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लगी होती हैं। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं, ये जो लिखित माहौल है, ये भाषा अर्जित करने में हमारी मदद करता है। तो जोर नहीं डालना पड़ता अपने दिमाग में कि हम पहले ये पढ़ लें कि ये मेट्रो स्टेशन है, या ये यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर आगे जाके स्कूल है, या ये लिखा है कि मास्क पहन के आओ, या ये लिखा है ओपन, या फिर ये क्लोज। इस सब को एक बार हमें संकेत मिलना चाहिए। उसके बाद ब्रेन खुद ब खुद इनके साथ जो ध्वनि संबंध, ध्वनि आकृति संबंध है, वो कायम करना शुरू करता है। तो भाषा शिक्षण में सबसे मुख्य बात यह है कि भाषा अपने आप में एक व्यवहारिक विषय है, अपने आप में प्रयोग की चीज है। हम जितना ज्यादा भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उतना ही ज्यादा भाषा में पैनापन आता है। तो इसलिए बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के अवसर ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए। लेकिन ये अवसर दिए कैसे जाएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब हमने अगर ये कह दिया कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के अवसर दिए जाएं, मौखिक और लिखित दोनों रूपों से, तो होता क्या है कि हमने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं एक कविता गा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे दोहराइए, ठीक। और जैसे सूरज आता है, और फिर पूरी क्लास बोलती है जैसे सूरज आता है अंधेरा दूर हो जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है। बच्चे दाएं बाएं खड़े होकर, बैठकर, नाक में उंगली, मुंह में उंगली डाल के इस कविता को गा रहे हैं। तो उस समय वो उसे बोल तो रहे हैं, गा तो रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसलिए भाषा में हमेशा कहते हैं कि भाषा में ध्वनि आकृति संबंध होना बहुत जरूरी है। तो अब हम लिखित की बात करेंगे, तो हम जब पहली क्लास के बच्चों की कॉपी के पन्ने देखते हैं, तो उसमें आपको हमेशा ये नजर आता है कि अगर अंग्रेजी की किताब है तो उसमें ABCDEF कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर लिखा होगा, फिर कैट, बैट, सैट, रैट ये लिखा होगा, क्योंकि वो राइमिंग वर्ड्स हैं। और जब आप हिंदी की कॉपी देखते हैं तो लिखा होता है अ, आ, ई, क, ख, ग, पूरी हिंदी की वर्णमाला। पहली क्लास का बच्चा, उसे आप अंग्रेजी सिखा रहे हैं तो ABCD सिखा रहे हैं, आप उसे हिंदी सिखाते हैं तो अ और क, ख, ग ये सिखाते हैं। न तो A का कोई मतलब है, न आ का मतलब है, न तो B का कोई मतलब है, न ब का कोई मतलब है, न C का कोई मतलब है, न सा का कोई मतलब है। इसका मतलब ये है कि हम जो निरर्थक चीजें हैं वो बच्चों को दे रहे हैं। तो निरर्थक चीज में रस कैसे आएगा? आप खुद सोचिए, जो चीज बहुत निरर्थक है, बेमानी है, जिसके लिए मेरा कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा, या मैं उसके साथ कोई कनेक्ट अपने आप को नहीं फील कर पा रही हूँ, तो वो चीज मेरे लिए बहुत बेकार है, बहुत बेमानी है। और होगा ये कि बस बच्चे कॉपी पे लिखते चले जाएंगे। बहुत छोटे बच्चों की कॉपी को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो हम ये देखते हैं कि वो पहले 2 अक्षर या पहले 2 शब्द तो बहुत बना बना के, जमा जमा के लिखेंगे, लेकिन जैसे वो 2 से 3, 3 से 4 अपनी पूरी कॉपी पे आता है, उसमें बेतरतीब पना जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ इस कोने से लिखना शुरू किया था अ, और जब पूरी कॉपी भरती है तो फिर अ यहाँ से शुरू होकर और यहाँ खत्म होता है। ये जो मार्जिन का बढ़ना है या फिर मार्जिन का घटना है, ये दोनों तरह के ही जो लेखन के स्वरूप है, लेखन की शैली है या लेखन का जो तरीका है, वह बताता है कि बच्चे का लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जब कोई इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो पा रहा, तो बच्चे भाषा सीखने में क्यों मजा लेंगे? जिसमें उनका इंटरेस्ट है, वो उस इंटरेस्ट को बनाए रखने में हमारी मेहनत, हमारी क्रिएटिविटी काम करती है। तो क ख ग प च ट म, आप कोई भी एक भाषा ले लीजिए, बांग्ला ले लीजिए, तमिल, तेलुगु, अगर मलयालम, कन्नड़, अगर बिहार की राजकीय भाषाएं कर दी जाए, तो फिर आप सोचेंगे कि अच्छा इस बात को कैसे सीखा जाए। उस समय आप क्या करते हैं? आप उस समय अनुमान लगाते हैं, यानी कि जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, आप उसमें एक अनुमान लगाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। शायद यहाँ ये लिखा होगा। ये जो अनुमान लगाना है, ये सबसे बड़ी कुशलता है रीडिंग में या पढ़ना में। तो होता ये है कि जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो फिर हम
अक्सर ये कहते हैं कि जब तक बच्चे को वर्णमाला का ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ना लिखना शुरू नहीं होता। तो पढ़ने की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? जो कायदा होता है, ककहरा जो होता है, वहां से शुरू करते हैं। पहले अ पढ़ो, फिर आ पढ़ो, फिर ई, फिर उ, ए ओ फिर क ख ग घ ङ। हम पूरा वर्णमाला जब तक बच्चों को नहीं पढ़ा देते, हमें लगता है कि जब तक वर्णमाला न पढ़ी जाए, अक्षरों की पहचान न हो, उसका बोलना अलग से न हो पाए, तो तब तक पढ़ना संभव नहीं होगा। ये एकदम भ्रामक अवधारणा है पढ़ने को लेकर, क्योंकि पढ़ने का मतलब होता है समझना। जब तक एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। मान लीजिए कि अगर 10वीं क्लास में एक बच्चा पढ़ता है और या 12वीं क्लास में एक बच्चा पढ़ता है और दुकानदार के पास सामान खरीदने के लिए जाता है, तो फिर दुकान से सामान जब खरीदता है तो वह पैसों का हिसाब किताब नहीं कर पाता है, या ये नहीं पढ़ पाता कि कौन सी चीज कितने रेट पर है, कितने किलो की है, या फिर कोई ऑफर है, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर है। तो बच्चा जाता है सीधा और वो कहता है कि अच्छा ये लीजिए पैसे, और दुकानदार कहता है कि भाई सिर्फ 68 रुपए हुए हैं। तो कहता है नहीं, 68 रुपए तो बहुत ज्यादा है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप ये 99 रुपए ले लीजिए। अब बच्चे को न तो 68 का मतलब पता है, न 99 का मतलब पता है, यानी कि उसने ये सिर्फ जो शब्दावली है, ये जो अंक है, उसने सिर्फ सुने हैं, लेकिन वे दिखते कैसे हैं ये उसे पता नहीं चलता। तो होता ये है कि हम फिर ये कह देते हैं अक्सर बच्चों से, तुमने क्या पढ़ा है? जब तुम्हें इतनी ही समझ नहीं है तो तुमने क्या पढ़ा है? ये जुमला हम बार बार कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पढ़ने में अर्थ शामिल है। तो जब हम किसी भी कहानी, कविता, नाटक, एकांकी या अखबार या सूचना या नोटिस या फिर दर सूची, ये जो आसपास तमाम तरह की जो लिखत है, ये जो प्रिंट है, अगर हम इसे पढ़कर नहीं समझ पाते हैं तब तक वह पढ़ना नहीं कहलाता। तो समझ सबसे मूल बिंदु है किसी भी भाषाई कुशलता का, चाहे हम बोले या हम सुने या हम पढ़े या फिर लिखें। जब हम सुनने की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सुनकर समझना है, यानी कि आप सुनेंगे और सुनना तब सुनना हो पाएगा जब हम समझ रहे हैं। जब हम बोलने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि समझकर बोलना है। तो समझकर बोलने में शामिल है कि किससे क्या बात करनी है। और जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पढ़कर समझना है, और जब हम लिखने की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें समझकर लिखना है। तो समझकर बोलना, समझकर लिखना में समझ शामिल है। अब ये समझ क्या है? सुनना और पढ़ना में तो समझ में आता है कि समझ का मतलब है कि जो कुछ कहा जा रहा है उसका मतलब समझ जाए, और जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब समझ जाए। लेकिन समझकर बोलना, समझकर लिखना में समझ कहाँ है? समझ वहाँ यहाँ पर है कि जब बोलना है तो कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, और उस बोलने का लहजा कैसे होगा। तो भाषा में मुख्य रूप से दो ही बातें जरूर आती हैं कि क्या कहना है और कैसे कहना है। तो क्या कहना है यानी कि कंटेंट है, मुझे ये बात कैसे कहनी है, और फिर कैसे कहना है, उसका आरोह अवरोह अनुतान बलाघात पिच क्या होगा, क्योंकि जैसे ही आपका अनुतान बिगड़ता है तो सब सारे अर्थ की तान बिगड़ जाती है। और ये ठीक वैसे ही जैसे सितार पर आपने एक तार पर गलत तरीके से हाथ रखा या उसे जोर से दबाया, हल्के से दबाया, तो आवाज एकदम या तो सुरीली होती है या फिर बिगड़ जाती है। ठीक ऐसे ही भाषा की भी आवाजों में हम कहते हैं सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स होते हैं, यानी कि खंडेतर ध्वनि, यानी कि जिससे खंड नहीं हो सकते। तो ये अनुतान है, आरोह अवरोह है, पिच है। हम स्ट्रेस देकर बोलते हैं कि आज ही ये काम हो जाना चाहिए वरना बहुत पछताओगे। तो आज ही हमने जो बल देकर बोला है उसका मतलब है कि ये आज ही होना चाहिए, अब सिर पर तलवार लटक रही है। तो भाषा सीखने सिखाने में ये सारी चीजें काउंट होती हैं। बहुत छोटे बच्चे जिस तरह की भाषा के परिवेश में रहते हैं, आप यकीन मानिए कि वे सिर्फ भाषा अर्जित नहीं करते हैं, वे ये भी अर्जित करते हैं कि ये जो हम सुन रहे हैं या हमें जो कहना है उसका कॉन्टेक्स्ट से वो लर्न करते हैं, वो एक्वायर करते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को ऐसे कहा जाता है। अगर हमें किसी से कोई सामान लेना हो और दोस्ती अच्छी नहीं है तो फिर हमारी भाषा कैसी होगी, या फिर हम पे कोई ज्यादा रौब झाड़ रहा है तो हमें उसे कैसे सबक सिखाना है, वो जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें भाषा कैसी होगी। या फिर कोई हमसे बड़ा व्यक्ति है, हम उसे वैसे झाड़ नहीं सकते हैं,
तो अपनी बात को विनम्रता से कैसे कहें कि अपना हम रोष विरोध भी दर्ज कर दें और फिर मर्यादाएं भी बनी रहें, ये भी भाषा का कमाल है। तो या तो हो सकता है कि आप तो लड़ाई झगड़े में उतारू हो जाए और आपकी भाषा एकदम भ्रष्ट हो जाए, या बहुत विनम्रता के साथ बहुत ही ठोस तरीके से और बहुत ही फर्म तरीके से अपनी बात को कहें, तो वो भी बताता है कि आप जो हो रहा है उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो आप चीज आपको पसंद नहीं है। तो भाषा हमारे परिवेश में चारों तरफ फैली हुई है। अब सवाल उठता है कि जब बच्चे भाषा लेकर आते हैं विद्यालय में, तो फिर हम भाषा के नाम पर क्या पढ़ाएंगे विद्यालय में? तो फिर हमारा ये कहना होता है कि जिस मौखिक भाषा के साथ वे आए हैं विद्यालय, वह तो उसका सम्मान करना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ साथ उन्हें संदर्भ और मिलने चाहिए। एक सिंबल में प्रतीक बदल गए, एक प्रतीक में बदल गए। अब वो हीरा मोती जो है वो बैल नहीं है, वो नरम दल और गरम दल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये साहित्य को देखने की दृष्टि है जो बिल्कुल अलग है। हम ईदगाह पढ़ते हैं। अब ईदगाह जैसी भारी संवेदना वाली कहानी को हम 5वीं क्लास के बच्चे के साथ रखते हैं, लेकिन एक आज भी अगर उस कहानी को दिल से महसूस किया जाए, बहुत गहराई से देखा जाए, तो हर बार वहाँ आंसू निकलते हैं जब हामिद के दोस्त तरह तरह की चीजें खाते और हामिद को चिढ़ाते हैं, जब हामिद के दोस्त तरह तरह के खिलौने खरीदते हैं और हामिद को चिढ़ाते हैं, जब हामिद दुकानदार से हील उज्जत करता है कि मेरे पास तो इतने से ही पैसे हैं, तुम दे दो चिमटा। या हामिद ने कैसे सोचा होगा कि इसके पास चिमटा? या अमीना के दर्द का एहसास तब होता है जब वो विजुलाइज करती है कि हाय मेरा बच्चा, उसने कुछ खाया पिया नहीं पूरे मेले में, वो ऐसे ही आ गया और चिमटा लेकर आया। तो ये जो संवेदना का स्तर है ये हायर लेवल पे भी है। हम उस कहानी को लोअर लेवल पे पढ़ाते हैं तो उसमें अलग तरह की संवेदनाएं हैं। अब वो संवेदना से यहाँ तक आ जाती है कि अच्छा तुम हामिद की जगह होते तो क्या करते, तुम अपनी दादी दादा के लिए चिमटा क्या मेले से क्या लाते, ठीक है। अब यहाँ पर भी वो संवेदना है, लेकिन एक 5वीं क्लास का बच्चा संवेदना के जिस स्तर पर है, 10वीं क्लास का बच्चा, 12वीं क्लास का बच्चा या BA MA का बच्चा संवेदना के बहुत ऊपर स्तर पर होता है। तो सवाल ऐसे है महसूस करने का जो लेवल है वो भी बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए भाषा शिक्षण या गणित शिक्षण या विज्ञान शिक्षण, ये तमाम तरह के शिक्षण में भाषा मौजूद है। तो जब हम ये वाली भाषा, ये विषय भी पढ़ते हैं, तो भी दरअसल हम भाषा का ही काम कर रहे हैं। और बड़ी अजीब सी बात है, जब मैथमेटिक्स के टीचर या विज्ञान के टीचर या सामाजिक विज्ञान के टीचर ये कहते हैं कि नहीं हम तो अपना सब्जेक्ट देखेंगे, भाषा पर हम नहीं ध्यान देंगे, तो भाषा शिक्षक जाने, ठीक है। ये सबसे बड़ी बहुत ही विडंबना है, इसमें बहुत दुखद स्थिति है, क्योंकि हमने अपने बच्चे को विषयों में बांट दिया। भाई ये बच्चा है कि अभी तो हिंदी पढ़ रहा है, फिर मैथ्स पढ़ेगा, फिर साइंस पढ़ेगा, फिर सोशल साइंस पढ़ेगा। अब बच्चा तो एक है, टीचर अनेक है, तो क्या हुआ? बच्चा तो एक है, बच्चे को सब कुछ पढ़ना है। अब उस बच्चे की बोरियत का एहसास देखिए, वो कितना दुखी हो जाता है कि अब ये टीचर ये पढ़ाएंगे, ये टीचर ये पढ़ाएंगी। अगर सभी टीचर मिलकर ये देखें, हमारे पास जो सिलेबस है, अगर हम वो सिलेबस पढ़ा रहे हैं तो उसमें ही भाषा के किसी एक पाठ में गणित की बात कैसे शामिल हो सकती है। जैसे एक दिन की बात है, नंदू अखबार पढ़ रहा था, तभी दरवाजे पर घंटी बजी, ट्रेन। तो नंदू ने जाके दरवाजा खोला। अरे चाचा जी आप आइए। चाचा जी आम की खुशबू आ रही है। हाँ बेटा मैं तुम्हारे लिए आम लेके आया हूँ, ये लो झोला। तो चाचा जी ने नंदू को आम का झोला पकड़ा दिया और उसके बाद नंदू दौड़कर किचन में गया, और फिर चाचा जी के लिए पानी ले आया और कहा चाचा जी अब ये जल लीजिए, ये फल खाइए, ये मिठाई खाइए, तब तक मम्मी पापा आ जाएंगे। अभी नंदू ने झोला खोलकर एक आम निकाला ही था और खाने लगा था, तो तुरंत चाचा जी टोका, नंदू नहीं, पहले आम को धो उसके बाद आम को खाओ। नंदू दौड़ कर रसोई में गया, आम को धोया और बाहर आया, और फिर जैसे वो खाने लगा, ट्रेन दरवाजे पे फिर कोई आया। कौन? मैं। उसने जाके दरवाजा खोला, दरवाजे पे खड़ा था मोहसिन। ओ मोहसिन तुम? हाँ मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा कि नंदू से मिलता चलूं। नंदू आम की खुशबू आ रही है, आम खा रहे हो? उसने कहा हाँ, ये लो चाचा जी लेकर आए हैं। तो मोहसिन ने जैसे ही थैले में से आम निकाला और उसे खाने लगा, तो नंदू ने कहा नहीं, पहले आम धो और उसके बाद आम खाओ। जो मोहसिन था वो दौड़ कर किचन में गया, आम धोया और बाहर आया और आम अभी खाने ही लगा था, तो दरवाजे पे घंटी बजी, ट्रेन। कौन? नंदू ने कहा
और दरवाजा खोला तो सामने रूबीना थी। रूबीना ने कहा कि वो मुझे तुम्हारी कॉपी चाहिए थी, मैंने होमवर्क पूरा नहीं किया था इसलिए मैं कॉपी लेने आई हूँ। लेकिन नंदू आम की खुशबू आ रही है, आम खा रहे हो? उसने कहा हाँ, मोहसिन भी आया हुआ है। तो अच्छा मैं भी आम खाऊंगी। कौन लाया? चाचा जी लेकर आए हैं। अच्छा चाचा जी लेकर आए हैं। तो जैसे ही रूबीना ने झोले में से आम निकाल और खाने लगी तो मोहसिन ने टोका, नहीं रूबीना, पहले आम को धो फिर आम को खाओ। अब ये तीनों बच्चे आम खा ही रहे थे तो नंदू की नजर बढ़ी झोले पर। उसने देखा कि अब झोले में केवल 2 आम हैं। ओह, तो चाचा जी केवल 5 ही आम लेकर आए थे, 3 तो हमने ले लिए, अब इसमें बचे हैं 2 आम। अब 2 आम 3 लोग कैसे खाएंगे? तो अभी ये सोच ही रहा था नंदू, दरवाजे पे भी घंटे बजी, टिन टिन। नंदू ने कहा अब कौन आया? वो दौड़ कर गया, उसने दरवाजा खोला तो सामने तो बुआ जी खड़ी थी। तो बुआ जी ने कहा तुम्हारे चाचा जी कहाँ हैं? वो तो वहां पर बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं। क्यों, क्या हुआ बुआ जी? कि तुम्हारे चाचा जी मेरे घर आए थे और गलती से मेरा आम का थैला ले गए और अपनी सब्जी का थैला छोड़ गए। तो वो आम का थैला वो तो हमने खा लिए। तो उसने बुआ जी ने पूछा कहाँ है आम? तो उसने कहा एक मेरे पास, एक मोहसिन के पास, एक रूबीना के पास, और अब इसमें सिर्फ 2 ही आम बचे हैं। तो बुआ ने कहा हाँ, उसमें तो 1 किलो में तो कुल 5 ही आम चढ़े थे, तो मैंने तो उतने ही रखे थे। कोई बात नहीं बच्चों, तुम आम खा लो, लेकिन हाँ ये सब्जी का झोला अपने चाचा जी को दे देना। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब फिर चाचा जी घर वापस जाने लगे, सब मिलना जुलना हो गया, बातचीत हो गई। तो नंदू ने कहा कि चाचा जी अगली बार जब आप आएंगे ना तो 2 झोले लेकर आइएगा आम के। तो उसने कहा क्यों? क्योंकि उसमें 10 आम आएंगे। वो कैसे? एक झोले में आते हैं 5 आम, यानी कि 1 किलो में 5 आम चढ़ते हैं। तो जब आप आएंगे अगली बार 2 झोले होंगे तो उसमें 10 आम होंगे, यानी कि 2 किलो आम होंगे। तो चाचा जी ने कहा कि ठीक है, मैं अगली बार से 3 झोले लेकर आऊंगा। तो नंदू ये बताओ कि फिर 3 झोलों में कुल कितने आम होंगे? तो नंदू हिसाब लगाने लगा, अच्छा 1 में 5, फिर 2 में 10, 3 में 15। तो उसने गुणा भाग करना शुरू किया और ये कहानी समाप्त हो जाती है। अब अगर ये बताइए, ये कहानी आपके शिक्षा अधिकारी सुन लेते हैं और ये नहीं पता उन्हें कि ये कौन सी क्लास में कौन सी टीचर है, सब्जेक्ट की टीचर है, कोई भी टीचर है, तो ये क्या पढ़ा रही है? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे तो ये गणित चल रहा है, क्योंकि इसमें गणित की बात हो रही है कि कितने झोले में आम कितने हैं, कितने खा लिए, कितने बचे, गिनती है, ये गुणा भाग है। कुछ कहेंगे नहीं ये तो भाषा की है क्योंकि इसमें कहानी सुना रहे हैं। कुछ कहेंगे नहीं इसमें तो ईवीएस की बात भी आ गई हो कि आम को धो के खाना चाहिए। अब आप ये तय कीजिए कि आपने विषय तो बांट दिए, है ना, जबकि नॉलेज सिंगल एंटिटी है। आप ज्ञान को बांट नहीं सकते कि ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो है। तब आप ये कहते हैं कि ये हिंदी है, ये गणित है, ये पर्यावरण अध्ययन है। ये जो बंटवारा हमने किया है, ये बंटवारा ही दिक्कत भरा है। नॉलेज तो सिंगल एंटिटी है। अब ये किसी भी क्लास में हो रही हो बात, तो अब आप इस एक कहानी के जरिए भाषा पढ़ा लीजिए। ठीक है, अब आपको मोहसिन, रूबीना और नंदू का रोल प्ले करना है। अब आप डायलॉग बोलिए, आपके चाचा जी आए हैं, क्या होगा? ठीक है, तो अब जब बच्चे डायलॉग बोल रहे हैं तो वे वाक्यों का गठन कर रहे हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन हो रहा है, फिर वे सही सही बोल रहे हैं, फिर जब डायलॉग लिख रहे हैं तो फिर लेखन का काम हो रहा है, फिर वो तस्वीर बना रहे हैं तो यहाँ राइटिंग हो रही है, फिर लेबलिंग हो रही है, आम है, फिर आप आम की कहानी से आ और माँ तक पहुंच जाते हैं। फिर जब आप गणित सिखा रहे हैं तो गणित भी इसी कहानी से आ गया। आप पर्यावरण अध्ययन भी इसी कहानी से सिखा रहे हैं कि फलों को, सब्जियों को धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब एक कहानी है, बच्चा एक, कहानी एक और विषय 3। तो इस तरह से अगर हम अपनी क्लासरूम पेडागोजी को व्यवस्थित करते हैं तो लिमिटेड समय में हम अपने सिलेबस को पूरा कर सकेंगे और शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य होता है देखिए इंसान का निर्माण करना, है ना। वो इंसान तो कहीं दूर हो जाता है बेचारा बच्चा। हमारा तो ले दे के एक ही मसला रहता है कि शिक्षा का मतलब होता है सिलेबस को टाइम में पूरा करना। अब इस कहानी के जरिए आप 3 विषय समेट सकते हैं, 3 विषय के उद्देश्य को पूरा करना। तो फिलहाल मेरी बातचीत यहीं पर समाप्त होती है और अगर आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मैम से पूछा जाए। नहीं, बहुत अच्छी बात है मैम। हम अपने पार्टिसिपेंट से अनुरोध करेंगे कि अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें, प्लीज। मैम
मुझे पूछना था कि आपने कहा कि सीक्वेंस, जैसे मैं अल्फाबेट पढ़ाते हैं ABCD और क ख ग घ जो भी पढ़ाया जाता है, तो इसमें इसका बोझ जो है बच्चों पे नहीं डालना है कि सीक्वेंस से ही सुनाना है, सीक्वेंस से ही याद करना है। तो फिर इस चीज को कैसे किया जाए? इस चीज की स्पष्टता नहीं हो पाई। अभी आपने कहानी सुनी नंदू की, ठीक है? अब इस नंदू की कहानी को सुनाने के बाद आप आम पर आते हैं। तीनों बच्चे क्या खा रहे थे? आम खा रहे थे। तो पहले आप आम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। गर्मियों में आता है, हरा होता है, हरा पीला होता है, हरी होता है, दूसरी होता है और मीठा होता है, खट्टा होता है, आम का अचार होता है। मैं तो मैं आम को काट के कर ले प्लीज, और फिर आप नोट कर ले। बोर्ड पर आम की तस्वीर बनाते हैं और फिर लिखते हैं आम। अब आपने आम की परिमल को दाजी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। परिमल जी, रमेश जी कृपया अपना माइक ऑफ कर ले प्लीज। तो अब आप बोर्ड पर लिखते हैं आम, ठीक है? आपकी कहानी से आप आम तक पहुंचे। आप जंप करके आम पे नहीं पहुंचे क्योंकि आपको आ सिखाना है। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई, बहुत नेचुरल तरीके से। तो फिर आप बोर्ड पर लिखते हैं आम और आप पूछते हैं अच्छा बताओ ये मैंने लिखा है आम, तो इसमें शुरू की आवाज कौन सी है? आप कहेंगे आ, और बाद की आवाज कौन सी है? म। तो शुरू की आवाज कौन सी? आ। तो अच्छा ये बताओ कि हमारी क्लास में से कौन से बच्चे हैं जिनके नाम में आवाज आती है? ठीक है, तो हम अब पहुंच गए। आदिल है और आदम है, तो जो भी आ से शुरू होने वाले नाम है हमने वो सारे बोल दिए। अच्छा ऐसी चीजें बताओ जिनके नाम में आ की आवाज आती हो। तो फिर हमने आ पे और को बस के आ गए, ठीक है, आंगन है। और अगर ये फिर म पर आते हैं, फिर मटका है, मटर है, मछली है और मोटा है, मोटी है और मीना है और मीनू है। तो हम म की आवाज को केवल म तक सीमित नहीं रखते। म पे आप कोई भी मात्रा लगा लीजिए। बच्चे अक्सर वही बोलेंगे कि अच्छा ये बताओ कि पतंग में प है और तो पोपली में क्या है? तो बच्चे प ही कहेंगे, भले उसमें ओ की मात्रा लगी हो। तो इस तरह से आप आ और म तक पहुंच गए। फिर आप उसकी पहचान करवा लीजिए कि आप अलग अलग अक्षर लिख लीजिए। किताब में देखो, पहले ये वाला पन्ना खोलो, कोई भी पन्ना, ठीक है? आसा पासा किधर का पासा, उस किताब का कोई भी पन्ना खुल जाएगा। तो अब देखो इस पन्ने पर आ कहाँ कहाँ है। तो आपने बोर्ड पर बड़ा बड़ा आ लिखा और बच्चों को उस आ को अपनी किताब के अ से मैच करना है। तो बच्चे पहले बोर्ड पर आ देखेंगे, फिर अपनी किताब को देखेंगे, फिर उसको वो घेरे लगा रहे हैं। अच्छा देखो ये आ कितनी बार आया है, तो बच्चे अब काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ गिनती भी आ गई। इस तरह से हम कहानी से, बातचीत के जरिए, मौखिक भाषा के जरिए हम अक्षर ज्ञान तक आ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चे का वर्णमाला का क्रम तब काम में आता है जब उसे डिक्शनरी देखनी होती है, जब उसे शब्दकोश देखना होता है, तब वर्णमाला का क्रम याद आता है। हमारी खुद की भाषा भी हमने वर्णमाला के क्रम से नहीं सीखी है। तो हमने बोलना सुनना वैसा नहीं सीखा, तो पढ़ना लिखना भी क्यों? हम ऐसे पढ़ना लिखने पर आ सकते हैं। मैम एक प्रश्न है मेरा जी। उच्च कक्षाओं में मैम अक्सर देखा जा रहा है कि लेखन कौशल का की गुणवत्ता में ह्रास हुआ है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए जो अत्याचार टीचर करते हैं लेखन के लिए, वो बंद कर दिया जाए। पहला अत्याचार तो ये होता है सुलेख, फिर होता है शुक्लेख, ठीक है, फिर होता है पूरे पूरे पन्ने भरो। तो ये अत्याचार है क्योंकि उसका अपना कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा लिखना बच्चों को रोचक लगेगा, मजेदार लगेगा, उसमें कोई मतलब होगा, तो लिखने में वो इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन लिखना अगर बहुत मैकेनिकल बन जाएगा कि आप बस सुंदर सुंदर बनावट बनाओ, है ना, सुंदर सी रंगोली बनाओ, सुंदर सा गुलदस्ता बनाओ, अब उसमें कोई थॉट ना हो, तो वो बेकार है लिखना। उधार की चीज लेकर हमने कहा कि अच्छा देखो ये पूरा पन्ना है, अब तुम इसके रोज एक पन्ना सुलेख लिखो। ये हम गर्मी की छुट्टियों में होमवर्क देते हैं बच्चों को, ये अत्याचार है उनपे। अब वो एक पन्ना लेके वो जो देख देख के लिख रहा है, इस देख देख कर लिखने में उसका थॉट प्रोसेस तो कहीं भी शामिल नहीं है। वो तो कि वो देखता है उतारता है, देखता उतारता है, जब बोर हो जाता है तो सब सुलेख जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। राइटिंग में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बच्चों की जिंदगी के साथ उनके लेखन को जोड़िए। अगर आप मान लीजिए नंदू की बात करते, कोई कहानी सुनाई, तो आपने कहा कि अच्छा देखो जब तुम्हारे यहाँ कोई आता है तो क्या लेकर आता है। और पहले हमने मौखिक रूप से बातचीत कर ली बच्चों से। मिठाई आती है, कोई केले लेकर आता है, संतरे लाता है, नहीं मेरी अम्मा तो ये लेकर आती है और 4 किलो नहीं लाती हो तो 5 किलो लाती है, 2 किलो लाती है। अब
एक बच्चे का जो 2 किलो है वो इतना होगा, ठीक है, और एक बच्चे का 2 किलो, वो तो 2 किलो लेकर आती है तो इतना 2 किलो होगा। तो बच्चों की जिंदगी के आसपास उनसे बात कीजिए। अब उनसे कहिए कि ठीक है, तो जो आपको चीज सबसे ज्यादा पसंद है, जो आप चाहते हैं कि नंदू के चाचा जी आपके लिए लेकर आए, उसकी तस्वीर बनाइए, उसका नाम लिखिए, या आप अपने परिवार का चित्र बनाइए और सबके नाम लिखिए। तो अब ये जो पहली क्लास या दूसरी क्लास तीसरी क्लास में राइटिंग का प्रोसेस है, ये बच्चे की जिंदगी और इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। बच्चा ये ड्राइंग बनाता है, जब लेबलिंग करता है यानी कि उनके नाम लिखता है, तो यहाँ नाम लिखने में जब दिक्कत आती है तो टीचर हमेशा बच्चों को ये सपोर्ट करे, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं लिखना आ रहा, मैं तुम्हारे लिए लिखूंगा या मैं तुम्हारे लिए लिखूंगी, तुम मुझे बताओ। तो बच्चे ने कहा कि मुझे तो ये लिखना है कद्दू, ठीक है, या मुझे लिखना लड्डू। अब टीचर जो है बोर्ड पर लिखती चली जा रही है और लिखते समय बोलती चली जा रही है। तो जब टीचर लिख रही है और बोल रही है तो इसका मतलब वो साउंड सिंबल एसोसिएशन डेवलप कर रही है, यानी कि लड्डू लिखते समय क्या क्या लिखा जाता है, और फिर उंगली रखकर पढ़ देती है कि देखो मोहित, मैंने आपका शब्द लिख दिया लड्डू। अब रोहित को पता चल गया कि ये जो तस्वीर इतनी सी है ये लड्डू है, ठीक है। तो शुरू में बच्चों के लिए जो लिखा हुआ है वो महज तस्वीर होती है, वे आवाज के साथ उस तस्वीर का मिलान करते हैं। जब बच्चे थोड़े और बड़े होते हैं तो बच्चों का लेखन बच्चों पे छोड़ दीजिए कि अच्छा ये बताओ कि क्या लिखना चाहते हो। नहीं, मुझे तो ये बात ऐसे कहनी है। होता ये है कि बच्चे मौखिक रूप से तो सवालों के जवाब दे देंगे, लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि इन सवालों के लिखित जवाब दीजिए तो फिर उनके पसीने छूटने लगते हैं। अब उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि बोलने में तो कोई खर्च नहीं हो रहा ना। मैं तो 1.5 घंटे से बोल रही हूँ, 1.25 घंटे से। सुनने वाले पर भारी पड़ रहा है बोलना, लेकिन बोलने में तो कोई खर्च नहीं है। लेकिन मैं, अगर मुझसे कोई कहा जाए कि आपने पिछले 1-1.5 घंटे से मैं जो कहा है उसे लिख दो, ठीक है, अब मैं कहूँगी नहीं, तो मुझे तो 15 मिनट ही बोलना था, है ना। तो अब हम बड़ों को भी लेखन दुखता है, और कोई कहे कि अच्छा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा साहब, है ना हिमांशु जी, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आपकी राय बहुत मायने रखती है, आप बताइए, आपसे 10 सवाल पूछ लिए, 10 सवाल के आपने 10 घंटे तक जवाब दिए। फिर मैडम आती, हिमांशु जो आपने कहा है ना ये क्वेश्चनायर है, ये प्रश्नावली है, इसे भर दीजिए, इसे लिख दीजिए। अब हिमांशु जी के पसीने छूटते हैं, इतना सारा कौन लिखेगा। तो जो बात हम बड़ों को पसंद नहीं आती है वो बात हम बच्चों के साथ क्यों करते हैं। तो इंटरेस्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों की जो मन की चीजें हैं वहां से राइटिंग स्टार्ट कीजिए। तस्वीर बनाएं, जितना बच्चे ज्यादा तस्वीर बनाएं उतना अच्छा है। तस्वीर बना के नाम लिखिए, नाम लिखने में पेरेंट्स टीचर उनकी मदद करें। बच्चों को ये एहसास ही मत होने दीजिए कि तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है ना, तो तुम गधे हो, तुम्हें इतना पढ़ना लिखना नहीं आता। अगर वो पहले से ही पढ़ना लिखना उन्हें आता होता तो स्कूल जाने की जरूरत क्या है। तुम्हें अपनी अम्मी अब्बा का पैसे ही बचाते थे, हमें स्कूल में मत डालिए, हम तो पहले से ही सीख गए हैं, और रही सही करते वो ट्यूशन से सीख जाएंगे। तो इंटरेस्ट बनाने के लिए जरूरी है हिमांशु जी कि बच्चों की पसंद का काम, और इसमें कुछ अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि बच्चे मस्ती करेंगे, ऐसा नहीं है। ईदगाह की कहानी सुनाई और उसपे जो सवाल है उसको मौखिक चर्चा हो गई, तो फिर आपने कहा कि इस बात को लिख लो। बच्चों को अगर ये एहसास दिला दिया जाए जैसे जैसे हम बोलते हैं क्या हम वैसा वैसा लिख सकते हैं, तो अगर टीचर कहते हैं हमें वैसा वैसा तो लिखना है, हमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों के मन में कि बोलने की भाषा अलग है और लिखने की भाषा अलग है। जिस क्लास में ऐसा होता है कि बोलने की भाषा अलग, लिखने की भाषा अलग है, बच्चे लिखना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि जब तक बहुत ही अलंकारिक भाषा ना हो, तत्सम प्रधान शब्द ना हो और खूब लंबी चौड़ी वाक्य ना हो, तब तक निबंध थोड़ा चलाएगा। तो ये जो डर है और ये जो हमने पैरामीटर्स बनाए हैं राइटिंग के, ये तोड़ने की जरूरत है। छोटी सी बात पूछी थी। मैम, मैं सृष्टि मुखर्जी दरभंगा से, यही सेम क्वेश्चन है मैम। हमारे यहाँ तो गरीब तबके के बच्चे हैं, रात में बिजली नहीं रही है, तो कहने का तपड़े हैं, जो पढ़ते हैं वो स्कूल में ही पढ़ते हैं। अब अगर उनको हम रिलैक्स करके खेलने दे दे तो पता चला तो वो खेलते ही रह गए और पढ़ते पढ़ते पहुंचे नहीं 6 में और लिखना सही से नहीं जाने। इस परिस्थिति में क्या करें? देखिए, एक तो ये कि बच्चे गरीब नहीं है, गरीब तो हम उन्हें वो बच्चे हैं। और दूसरी बात आपका बिजली की प्रॉब्लम है, तो अब वो बिजली में वो क्या नहीं कर सकते, राइटिंग नहीं कर सकते, मौखिक भाषा तो हो सकती है। तो आप मौखिक भाषा का काम शाम को दे दीजिए करने के लिए कि अच्छा
कल शाम को जब आपके बच्चे सब इकट्ठे होंगे गली मोहल्ले में, तो आपको ये गीत गाना है, पोशंबा भाई पोशंबा, ठीक है, या ये कविता याद करनी है सबको। अब सब लगे हुए हैं, या आपने कहा कि देखो ये जो मैंने क्लास में पढ़ाया था ना हामिद की कहानी, अब इसका नाटक होगा अगली सुबह, तो इससे डायलॉग याद कर लेना। अब उन्हें मंचन करने में तो बोलना है, तो जितना मौखिक काम है वो घर पर करें, और जितना लिखित काम है वो स्कूल में आके करें। तो आपको जो तरीका है, कवायद है, रीति रिवाजों पर दीजिए और अपने सिस्टम के हिसाब से आप उन्हें होमवर्क दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि कक्षा के 40 बच्चों को एक ही तरह का होमवर्क दिया जाए। हम मनोविज्ञान में हमेशा कहते हैं कि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ये हम कहते हैं, लेकिन परीक्षा के लेते हैं और प्रश्न पत्र भी एक ही होता है। अब एक ही प्रश्न पत्र से हर बच्चे का आकलन हम करते हैं और फिर हम कहते हैं कि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। तो अब हम कहते हैं कुछ है, लिखते समस्या बच्चों की कम है, बड़ों की ज्यादा है, बड़ों को सुधरना है। मीरा कुमारी, वही हम प्रोजेक्ट वर्क ज्यादा करवाते हैं, हम लोग पेंटिंग करवा के, प्रोजेक्ट करवा के हम लोग काम करवाते हैं, तो सीख रहे हैं बच्चे। नहीं लेते हैं, कुछ बच्चे लेते हैं, कुछ नहीं लेते। मातृभाषा में हम बात करते हैं शिक्षण पर, भाषा शिक्षण प्रक्रिया की जी, और जो होती है किताबें वो मानक भाषा में होती हैं। तो इस बच्चे की इस कठिनाई को और इसको या सरलता इसको कहिए, इसको कैसे हम लोग करेंगे? ये तो बड़ा उलझा हुआ मामला है। हम हमेशा से कहते हैं कि बच्चों की मातृभाषा में होना चाहिए, तो दरअसल जो बच्चों की मातृभाषा है उसी में उनकी किताबें, उसी में उनका पढ़ना लिखना होना चाहिए, जबकि ऐसा वो नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ये करेंगे कि हम मान लीजिए कि खड़ी बोली में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मेरे पास उदाहरण वही है, आपकी तरह मैं भाषा समृद्ध नहीं हूँ, तो हम खड़ी बोली में पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे की मातृभाषा कोल्हू है। तो हमने कहानी सुनाई और जेस्चर्स और पिक्चर्स ऐसी थी कि बच्चे कहानी समझ गए। फिर हमने हर बच्चे से कहा कि अच्छा ये जो हमने कहानी सुनाई है, आज पढ़ी है, इस सब बच्चे इस कहानी को अपनी अपनी भाषा में सुनाए। तो अब क्लास में अगर 4-5 मातृभाषा वाले बच्चे हैं तो वे अपनी भाषा में उस कहानी को कहेंगे, और कोई जरूरी नहीं है कि कहानी बड़े टीचर ने या बड़े व्यक्ति ने जिस भाषा में, जिस अंदाज में सुनाई है, बच्चे भी वैसे सुनाए, इसका कंपल्शन नहीं होना चाहिए। 20 वाक्यों में कही गई कहानी जब बच्चे अपनी भाषा में कहते हैं तो 5 वाक्यों में सिमट के रह जाती है और उसे एक्सेप्ट करना जरूरी है। फिर आप ये कहेंगे कि देखो सबने अपनी भाषा में कहानी सुनाई, और देखते हैं कि चिमटे के लिए आप लोगों ने क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो आपने बोर्ड पे लिखा चिमटा, चिमटे की तस्वीर बनाई और फिर आप लाइनें खींचते चले गए। फिर आपने लिखा चिमटा ये इस भाषा में, चिमटा को इस भाषा में क्या कहते हैं, इस भाषा में कहते हैं। तो ये जो खेल है, ये खेल हर बच्चे को एक उसकी अस्मिता को हम स्वीकार रहे हैं कि देखिए जो आप जिस भाषा से आए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण ये किताब की भाषा है, ठीक है। इस तरह से हम बच्चों की भाषा को कक्षा में लेकर आए, और जब बच्चे अपनी भाषा में जवाब देते हैं किसी सवाल का, तो टीचर का काम होता है प्रॉम्प्ट करे और उसी बात को वे टारगेट लैंग्वेज यानी कि जो हिंदी है, टारगेट लैंग्वेज जो भाषा में सिखानी है उसमें दोहराने से क्या होता है कि बच्चे को इनडायरेक्टली समझ में आ जाता है कि मैंने ये जो बात अभी वज्जिका में कही है या अंगिका में कही है, इस बात को हिंदी में ऐसे कहते हैं। इनडायरेक्टली वो सेल्फ करेक्शन की टेंडेंसी होती है और वो पैरेलल 2 अलग व्यवस्थाएं बनाने में सफल होता है। लेकिन ये एक दिन एक साल का काम नहीं है, इसमें समय लगता है, ये व्यवस्था बनने में लंबी प्रक्रिया है। हम भी तो लंबे समय कार्य अलग अलग देने की कर रहे हैं। हम सानंद वैशाली से गृह कार्य को अलग अलग देने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें संकोच माइंड हो जाएगा ना बच्चे को। नहीं, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। बच्चे को गृह कार्य अलग अलग देने के लिए कर रहे हैं, तो फिर मनोवैज्ञानिक जो है, मनोविज्ञान है, वो तो कह नहीं रहा है कि एक सभी को अलग अलग देने का, एक समानता देने का, उसमें तो फिर भावना, उत्कृष्टता भावना आ जाएगी। देखिए, हम ये कहते हैं, मनोविज्ञान का सिद्धांत ये कहता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब मेरी क्लास में मान लीजिए कि 30 बच्चे, तो ये मान के चलिए कि 30 तरह की दुनिया मेरी क्लास में मौजूद है। तो बच्चे जब हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो अलग अलग
या दूसरी क्लास में एक बच्चा है जो अभी सिर्फ अक्षर भी नहीं लिख पाता है, मेरी दूसरी क्लास में एक बच्चा ऐसा है जो अभी शब्द के स्तर पर है, मेरी अपनी क्लास में एक बच्चा है जो फूटे फूटे वाक्यों में बात लिख लेता है, मेरी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो पूरे पूरे वाक्य लिखता है। तो मेरी क्लास में 5 तरह के बच्चे हैं। तो अब वो बच्चा जो अभी सिर्फ चित्र के आधार पर ही लेखन करता है, तो उसके लिए एक अलग तरह का होमवर्क होगा, लेकिन वो पाठ से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि पाठ एक, होमवर्क अनेक। तो और बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में वो होमवर्क आपको डिजाइन करना होगा, ताकि मान लीजिए कि नंदू आज इस लेवल पर है, ठीक है, ये उसका ये बेस है, उसका ये इस बेस पर है, तो मुझे इसी के कॉन्टेक्स्ट में स्कैफोल्डिंग करते हुए उसे इस लेवल पर लेकर आना है। अगर वो आज के डेट में 10% पर है, आपने उसकी मदद की, सही तरीके अपनाए, तो वो 10 से पहुंचा 50 पर। लेकिन मेरी क्लास का एक बच्चा है चंदू, जो पहले से ही 40% पर है और वो पहुंच जाता है 60 पर। तो आपको देखने में लगेगा कि जिसकी 60% है वो ज्यादा है, उसकी ग्रोथ ज्यादा है, जबकि मैं कहूंगी कि नंदू की ग्रोथ ज्यादा है, क्योंकि वो 10 पे था और 50 पे पहुंचा है। तो 10 और 50 का फासला हुआ 40, यानी कि उसकी प्रोग्रेस 40% है। जबकि मेरी क्लास में जो चंदू है, तो वो पहले से ही 40% पे था, अब उसने 60 ले लिया, यानी कि इसकी जो ग्रोथ रेट है वो 20% है केवल। तो इसलिए बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में ही आप उसका आकलन कर पाएंगे, इसलिए उसका होमवर्क भी वैसे ही है। और होमवर्क कुछ और नहीं है, एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग है, यानी कि क्लास में हमने जो कुछ किया है अब उसी का विस्तार करना है। तो आप उसे अलग अलग देंगे तो इससे कोई हीन भावना नहीं आएगी। दूसरी बात, एक टीचर को एक अच्छा काउंसलर होना बहुत जरूरी है। एक टीचर को अपनी बच्चों की नब्ज पता होती है कि ये बच्चा मेरी कैडी नजर से ही रोने लग जाएगा, या ये बच्चा मेरी डांट से ही काफी होगा, या ये बच्चा इस साथ सिर्फ देखना ही नहीं है, ये अटेंशन सीकर है। तो एक टीचर को अपने हर बच्चे की नब्ज का पता होता है, उसके हिसाब से आप उसे काम दे दीजिए, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम भी देना होगा। तो जो बच्चा भी सिर्फ चित्र के आधार पर काम कर रहा है, तो उसे कहिए कि अच्छा तस्वीर बनाओ, लेकिन नाम भी लिखना। अब आप उसके चित्र बनाने के बाद उसको कह रहे हैं कि नाम लिख कर आना, तो आपने उसे नाम लिखने का काम दिया। इसका मतलब है कि धीरे धीरे जब वो नाम लिखेगा तो राइटिंग उसकी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो जो बच्चा पहले शब्द लिखता था, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, शब्द तो लिख लिया, लेकिन इसमें पूरा वाक्य लिख कर लाना। अब आपने उसका डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा दिया। तो इस तरह से आप अलग अलग बच्चों को अलग अलग होमवर्क दे सकते हैं। पाठ एक है, काम अनेक है। अब आपका ये सवाल है कि बच्चों के अंदर ये भावना आ सकती है कि मुझे तो ये दिया, उसको ये दिया। ऐसा नहीं है। जब आप पूरी क्लास को एक होमवर्क देंगे तो बच्चे को लगेगा कि ये तो मैं कर ही नहीं पा रहा, उसने तो वो झटपट कर लिया, मैं तो भी कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे तो आता ही नहीं है। तो जिस दिन बच्चे के मन में भावना आ जाएगी कि मुझे कुछ नहीं आता है, उस दिन उसका सीखने का जितना मनोबल है वो सब टूट जाएगा। और दूसरा काम, बच्चों को कुछ ग्रुप वर्क भी दीजिए, और ये जो ग्रुप बनाएंगे आप मिक्स ग्रुप हो, इसमें हर तरह के बच्चे शामिल हों। और जो बच्चे बहुत ही जिनका लेवल काफी हाई है, उनको लीडर मत बनाइएगा। उनको कहिएगा कि छोटे बच्चे को लीडर बनाइए, या बड़े बच्चों में उसकी सेंसिटिविटी डेवलप हो जाए कि वो छोटे बच्चों की जरूरतों का ध्यान रख सके। जैसे देखो, हमें पूरी टीम को साथ लेके चलना है, तो सबको अलग अलग तरह के डायलॉग दीजिए। एक बच्चा है जो बहुत संकोच के साथ बोलता है, एक बच्चा है जो फर्राटेदार बोलता है, तो आपने बहुत छोटे से डायलॉग दिए उस बच्चे को जो बहुत संकोच के साथ बोलता है, बड़े बड़े डायलॉग दिए आपने उस बच्चे को जो फर्राटे से बोलता है। लेकिन जब मंच पर आते हैं और पात्र के हिसाब से उन्हें बोलना है, तो पात्र के हिसाब से दोनों बच्चों की जो डायलॉग डिलीवरी है वो एक्सीलेंट है। तो कहीं बच्चों को ये एहसास नहीं होगा कि हमें कम दिया, उसको ज्यादा दिया। तो साइकोलॉजी के हिसाब से काम करना जरूरी है। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है जी। हेलो मैम, मुझे लगता है कि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। सर एक क्वेश्चन मेरा है सर मैम से। बच्चों को उच्चारण किस प्रकार करवाएं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मिलना चाहिए सर एक बार। हेलो मैम, उच्चारण सिखाने के लिए शिक्षक का खुद का उच्चारण सही होना चाहिए। सर एक मिनट सर, वो सीख जाएंगे। सर मेरे सवाल को मैम सुनिए। उच्चारण के बारे में कुछ बताइए मैम, मुझे परेशानी होती है उससे। मैम पवन जी देखिए, आपको मैंने यही बताया कि उच्चारण का खुद का उच्चारण सही होना चाहिए। हमारा उच्चारण जैसा होगा बच्चे उसे अर्जित कर ले, अलग से उच्चारण करने की जरूरत नहीं। मुझे खाने चलवाइए। अच्छा, हेलो मैम, जी साधना जी बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन है, पढ़ने
के कौशल को विकसित करने से। मैम जैसे हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल ही शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं और वो पढ़ने में असमर्थता महसूस करते हैं। उस सिचुएशन में हम किस तरह का उनके सामने उदाहरण रखें कि वो अपने पढ़ने के कौशल को वो विकसित कर सके, इस पे मैम हमारी क्लास में रीडिंग कॉर्नर होना बहुत जरूरी है। रीडिंग कॉर्नर पढ़ने का होना ऐसा हो जब बच्चे का मन चाहा तब वो किताब लेकर वहाँ पढ़ सकता है, और वहाँ 3-4 बच्चे मिलकर पढ़े, टीचर भी खुद पढ़े, बच्चे अपनी पसंद से किताब उठा सके, बच्चे तस्वीर देखें। तो जो बच्चे अभी टेक्स्ट ओरिएंटेड रीडिंग नहीं कर पाते, यानी कि जो लिखा हुआ है पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनसे कहिए कि आपको इस किताब में क्या समझ में आया है वो बताओ, इसमें ये किताब में क्या अच्छी बात लगी। तो बच्चे चित्रों के आधार पर ही वो चीजें बताएंगे। फिर आप उनके पास आप उसे फिर रीड अलाउड कहते हैं, उसको बोल बोल से पढ़ना। थोड़ा दूर करेंगे। फिर उसके बाद आप उंगली रखकर पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस अपनाएंगे तो बच्चे धीरे धीरे रीडिंग पे पहुंचेंगे। तो जिस दिन बच्चे को ये फील होगा कि जो बात ऊपर तस्वीर में आई है वही बात नीचे लिखी है, तो बच्चे फिर धीरे धीरे उंगली रखकर पढ़ना कर देंगे, लेकिन इसमें मेहनत लगती है। जी बताइए मैम एक बात और, जैसे आपने कहा हमारे विद्यालय में रीडिंग कॉर्नर होना चाहिए, पर हमारे अक्सर देखा गया कि गवर्नमेंट स्कूल में रीडिंग कॉर्नर बहुत कम है। लाइब्रेरी वगैरह की जो स्थिति है वो सब कोई जान रहा है कि यहाँ पे स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम बच्चों को रीडिंग कॉर्नर उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, बहुत ही कम रेयर केसेस में हम उपलब्ध करा सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं 1st to 5th प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं 1st to 8th, उन बच्चों के लिए हम किस तरह का रीडिंग मटेरियल अवेलेबल करा सकते हैं और कैसे रीडिंग मटेरियल अवेलेबल कराएं जिससे कि वो अपने रीडिंग हैबिट्स को और आगे विकसित करें और बढ़ाएं। देखिए अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जो अध्याय 2 है वो पूरी तरह से फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी पर है। उसके तहत राज्यों को पैसा भी मिलेगा कि वो अपने विद्यालय में रीडिंग कॉर्नर किताबें बच्चों को दें पढ़ने के लिए। आप खुद एक बुक डोनेशन की पॉलिसी ले लीजिए, जिसके घर में जो जो किताबें वो जाके करना शुरू कीजिए। एनसीईआरटी की ऐसी बहुत सारी लिस्ट है जो आप रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी का बहुत सारा मटेरियल है जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसका प्रिंट आउट निकाल कर भी आप बच्चों को दे सकते हैं। पोस्टर है, बरखा सीरीज की 40 किताबें हैं, काव्य संचय नमाम भी साथ चले, तो तमाम तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो आप अपने क्लासरूम में ला सकते हैं। तो आपको बस पूरी रीडिंग पड़ेगी, लेकिन आप अपनी क्लास में रीडिंग कॉर्नर खुद बना सकते हैं। और सबसे जरूरी अगर मेरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा मेरा अपना होता तो मैं क्या करती? तो क्या ऐसे छोड़ देती कि सरकार की नीति आएगी, सरकार पैसा देगी तब काम करेंगे? नहीं, हम अपने बच्चों के लिए कभी इंतजार नहीं करते किसी प्रोजेक्ट का। तो फिर हम अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमेशा यही इंतजार क्यों करते हैं कि सरकार आएगी, वो पॉलिसी लाएगी, वो पैसा देगी तो हम काम करेंगे। कि ठीक है कि पैसे की जरूरत होती है, इससे मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती, लेकिन अगर वो भावना हमारे अंदर है तो फिर हम बच्चों के लिए कहानी, हमारे पास कहानियों की किताबें ढेर सारी हैं। हमने एक आर्ट टीचर की मदद ली, देखो बच्चों की कहानियों की किताबें में धीरे धीरे डेवलप करनी है। एक मैं दूंगी, तस्वीर आप बना दीजिए, ठीक है? तो आपने धीरे धीरे इस तरह से तस्वीरों के जरिए कहानी की किताब बनाना शुरू कर ली, और ऐसे आपका रीडिंग कॉर्नर, आपका खुद का रीडिंग कॉर्नर बन जाता है। बच्चों से कहानियों की किताबें बनवा, रीडिंग कॉर्नर बन जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। हम लोग कार्यक्रम को कंक्लूड करेंगे और उषा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से भाषा के उद्देश्य हमारी कक्षाओं में किस तरह से हम भाषा को सरल और सहज ढंग से संदर्भ के साथ जोड़ते हुए चीजों को ला सकते हैं, ये अपने आप में एक अनूठी पहल रही और हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद रहा। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपका मार्गदर्शन हमारे आने वाले सेशन में भी मिलेगा। अगली बार हम लोग बात करेंगे थोड़े मतलब हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पर भाषा को किस तरह से और सहजता के साथ हम चीजों को कर पाए। डॉक्टर उषा मैम का और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोइन सर, शुरू से लेकर अंत तक अभी तक जुड़े हुए हैं। इनका मार्गदर्शन द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स को मिलता रहता है। उनका आभार करता हूँ। और डॉक्टर सुमन कुमार सिंह जी का, जिनकी अपनी भाषा के क्षेत्र में एक अपनी पहचान है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और तमाम मित्रों का जिन लोगों ने इस सेशन का आनंद उठाया, जानकारियाँ प्राप्त की
और अपनी जिज्ञासाएं प्रकट की। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग बहुत इंतजार कर रहे थे कि कब मौका मिले, लेकिन मैम को सुनना भी अपने आप में एक अलग अनुभव देता है। तो थोड़ा सा और हम लोग इंटरेक्टिव हो सकते थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आगे हम लोग इसको और भी करेंगे इंटरेक्टिव रूप में, जहां आपके सवाल ज्यादा मौजूद रहेंगे, ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। हम आपके बातों को पहले ये करेंगे, मैम से भी आग्रह होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और एक सूचना है और एक निवेदन है कि कल पेडागोजी ऑफ साइंस के लिए हमारे साथ होंगे डॉक्टर शंकर कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर साइंस कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, और जो कि फाउंडर प्रिंसिपल रहे हैं सिमुलतला विद्यालय के। तो मुझे उम्मीद है कि हम पेडागोजी ऑफ साइंस का में जो उसकी साइंस की बारीकियां हैं हम उससे परिचित होंगे, उनको सुनेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं, सभी की सहभागिता प्रार्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना पेशेंटली आपको सुनना ही अपने बात कितना देर सुनते रहे। मोइन साहब को भी नमस्कार, मुझे नजर नहीं आए थे। निवेदन रहेगा नहीं सर, जुड़े हुए हैं, मोइन सर जुड़े हुए हैं। मुझे दिखी नहीं थी। पूरी देर आपको सुना है मैंने, उषा जी पूरा सुना है आपको। बहुत अच्छा लगा। और मेरा कई साल से मेरा अनुरोध था कि एक बार स्टेशन सीख के उसको आप सर कैमरा एक बार ऑन कर लीजिए, सर कैमरा ऑन कर लीजिए एक बार। धन्यवाद जी, बहुत सर धन्यवाद। कैमरा ऑन कर लीजिए सर।